जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, जो कि आपका 10th क्लास का द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। और इससे आपका कंपटीशन का, या कह सकते हैं बहुत सारे जो भी आपके कंपटीशन लेवल के जो भी परीक्षाएं होती है, उससे त्रिकोणमिति का कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है। आप 12th क्लास में जाएंगे, उसमें भी आपको त्रिकोणमिति मिलेंगे। तो आइए इस वीडियो को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, ठीक है। त्रिकोणमिति होता क्या है, इसकी खोज किसने की और इसके सुधारक कौन है। मतलब त्रिकोणमिति के बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया, और त्रिकोणमिति के बारे में बताने के बाद उसके बाद उसका सुधार किसने किया, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं शानदार तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमें लिख दिया है कि त्रिकोणमिति क्या है। तो यहाँ से त्रिकोणमिति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो देखो त्रिकोणमिति ये जो वर्ड है, अगर जो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। कितने अक्षरों से? 3 अक्षरों से। अगर जो आप इसमें देखेंगे ध्यान से, तो एक अक्षर आपका ये है और एक अक्षर आपका ये है और एक आपका एक कह सकते हैं अक्षर ये है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ दिया है त्रि, और दूसरा दिया है आपका कोण, और तीसरा आपका दिया है मिति, ठीक है। आपका यहाँ पे 3 अक्षर दिया है। एक तो आपका त्रि दिया है, दूसरा दिया है कोण, और तीसरा आपका दिया है मिति। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि त्रि का मतलब क्या होता है, कोण का मतलब क्या होता है, मिति का मतलब क्या होता है। तो देखिए त्रि का मतलब होता है 3। त्रि का मतलब क्या होता है? 3, ठीक है। त्रि का मतलब क्या होता है? 3, ठीक है। कोण का मतलब होता है भैया कोणे होता है, ठीक है। और मिति का मतलब होता है मापन, ठीक है, मेजरमेंट, ठीक। मिति का मतलब क्या होता है? मापन। हम इसमें एक वर्ड जोड़ने जा रहे हैं, आकृति। क्या जोड़ने जा रहे हैं भैया? आकृति, ठीक है। आकृति, आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी आकृति जिसमें 3 कोणों का मापन होता है, उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। फिर से, ऐसी आकृति जिसमें 3 कोणों का मापन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति शब्द आपका इन्हीं तीनों से लिया गया है। ये जो त्रिकोणमिति है, इसमें आप 3 कोणों का जब मापन करेंगे, जो भी कोई आकृति होगी उसी को हम बोलेंगे त्रिकोणमिति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसके बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया? हिप्पाकस ने बताया। किसने बताया? हिप्पाकस ने बताया, ठीक है। हिप्पाकस ने बताया। कब बताया? 190 से 120 ईसा पूर्व में बताया। कब बताया? 190 से 120 ईसा पूर्व में हिप्पाकस ने सबसे पहले हमें त्रिकोणमिति के बारे में बताया, ठीक है। इसमें जो भी सुधार है, इनका कोई योगदान इसमें नहीं है। इन्होंने त्रिकोणमिति के बारे में खाली बता दिया कि हमारे इस अर्थ पर कुछ ऐसे भी ज्योमेट्रिकल शेप में, हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स में कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि यहाँ पे क्या है? पाई जाती हैं। अब कौन सी चीजें पाई जाती हैं? उन्होंने बोला, इसका नाम रखा त्रिकोणमिति, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले हिप्पाकस ने बताया ही था त्रिकोणमिति के बारे में। लेकिन इसके अंदर जो भी हमारा सुधार होता है, वो किसी और गणितज्ञ ने किया था, ठीक है। इन्होंने इसमें कोई योगदान इनका नहीं है, बस इन्होंने खाली इनका नाम रखा था त्रिकोणमिति, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसमें हम समझे हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है, और इसके जो 3 वर्ड, मतलब त्रिकोणमिति किस अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। तो त्रि, कोण और मिति से मिलकर बना होता है। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है मापन, जिसको इंग्लिश में मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिए हमने अभी आपसे बोला कि ऐसी आकृति जिसमें 3 कोणों का मापन होता है, उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो ऐसी कौन सी आकृति हो जिसमें 3 कोण हो सकते हैं? क्या वो आपका वृत्त है? क्या वह आपका आयत है? क्या वह आपका बेलन है? क्या वह आपका वर्ग है? नहीं, ऐसी कोई आकृति नहीं है। लेकिन हाँ, एक आकृति को बहुत ध्यान से देखें तो उसमें 3 कोण होते हैं, जो कि आपका त्रिभुज है। कौन सा आकृति? आपका त्रिभुज है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने बोला कि मतलब आपकी जो भी आकृति होगी, वो कौन सी आकृति? आपकी त्रिभुज वाली आकृति है, जिसमें 3 कोण होते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये आप नाम उतार लीजिएगा कि इसके जो जनक है त्रिकोणमिति के, वो हिप्पाकस है, ठीक है। 190 से 120 ईसा पूर्व में उन्होंने इसके बारे में बताया था, ठीक। अब यहाँ से एक चीज हम आपको क्लियर कर दें कि त्रिकोणमिति के बारे में हमें पढ़ा क्यों जाता है, त्रिकोणमिति को हम पढ़ते क्यों हैं। तो देखिए इसके पीछे का थोड़ा सा राज समझ लीजिए, ठीक है। त्रिकोणमिति के बारे में हम पढ़ते क्यों? तो देखिए त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ते हम इसलिए हैं ताकि आप किसी भी त्रिभुज में एक अज्ञात भुजा निकाल सकते हो। उसके बारे में किसने बताया? अभी हम आगे उसके बारे में
डिस्कस करेंगे। आपको थोड़ी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही होंगी, तो अभी हम आगे इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे डिटेल से। मैंने बोला कि त्रिकोणमिति के बारे में हम पढ़ते क्या, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इसका एप्लीकेशन यह है कि आप किसी भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं, ए पॉइंट पे खड़े हैं और बी पॉइंट पे आप जाना है, ठीक है। ए पॉइंट पे आप खड़े हैं और बी पॉइंट पे आपको जाना है। आप क्या कर रहे हैं ना, बी पॉइंट पे एक मीनार है जिसको आप बहुत ध्यान से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो अब हम आपसे ये पूछेंगे, बताओ भैया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए आपने कितनी दूरी चली, आपने कितनी दूरी चली। तो ये दूरी फाइंड करने के लिए हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। या आप ऐसे कर सकते हैं कि जो भी हम मीनार की जो भी शीर्ष देख रहे हैं, मीनार की जो शीर्ष देख रहे हैं वो कितनी ऊंचाई पे है, या कह सकते हैं कितनी दूरी पे है, या इसकी त्रिज्या की लंबाई कितनी है, ठीक है। जिस पॉइंट पे मैं पहुंच गया उस पॉइंट से मीनार की ऊंचाई कितनी है, मतलब ये यश फाइंड करने के लिए भी आपको दे देगा। तो इस जैसे सवालों को हल करने के लिए हमें त्रिकोणमिति का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। यदि आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो आप इसका मतलब वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे देखते हैं। आगे आपका है, मैंने बोला क्या कि वह कौन सी आकृति है जिसमें 3 कोण पाए जाते हैं। वह आपकी आकृति है त्रिभुज। कौन सी आकृति है, त्रिभुज, ठीक है। वह कौन सी आकृति है, आपका त्रिभुज, ठीक है। इसमें जो भी आपकी आकृति है त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेंगल। क्या बोलते हैं, ट्रेंगल बोलते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज जो होता है भैया वो आपका 3 टाइप का होता है, ठीक है। त्रिभुज आपका जो होता है 6 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 6 टाइप का होता है। कौन कौन सी त्रिभुज होती है, उसमें हमें कौन सी त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। जो आपकी त्रिभुज होती है मैंने कहा 6 प्रकार की होती है, ठीक है। तो इनको बांटा गया है, क्या किया गया भैया, बांटा गया है। जो त्रिभुज आता है आपका वो 6 प्रकार का होता है, लेकिन उसको हम बांटते हैं किसके आधार पर। एक तो आपका भुजा के आधार पर, जिसको हम इंग्लिश में साइड बोलते हैं, ठीक है। एक तो आपका भुजा के आधार पर, दूसरा आपका कोण के आधार पर। किसके आधार पर, कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर हम इसको बांटते हैं, ठीक है। भुजा के आधार पर आपका 3 प्रकार का त्रिभुज होता है, और कोण के आधार पर भी आपका त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक। अब भुजा के आधार पे कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, कोण के आधार पे कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, ठीक है। तो भुजा के आधार पे आपका होता है आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। दूसरा आपका होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तीसरा आपका होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं भुजा के आधार पर, ठीक। कोण के आधार पर कौन होता है, सबसे पहले आपका होता है समकोण त्रिभुज। फिर होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। दूसरा आपका होता है अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरा आपका होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। लेकिन अब हम इसके अंदर न्यून कोण के अंदर जाएंगे तो फिर आपका कुछ इसमें से श्रृंखला बटी रहती है, उसमें भी आपके त्रिभुज के प्रकार होते हैं, लेकिन हमें इतने डिटेल में भी नहीं पढ़ना है। हमें खाली समझना है कि इस सभी त्रिभुजों में जो आपके 6 प्रकार के त्रिभुज हैं, इन त्रिभुजों में कौन से त्रिभुज के बारे में हमें आगे ले जाके कंटिन्यू करना है इस त्रिकोणमिति के अंदर, ठीक। तो इस त्रिभुज में हमें किसके बारे में पढ़ना होता है, भुजा के आधार पे हम कुछ नहीं पढ़ते हैं इसको, ठीक है। भुजा के आधार पे हमें पढ़ना नहीं होता है, कोण के आधार पे पढ़ना होता है। अच्छा सर, अब क्वेश्चन फिर बनता है कि कोण के आधार पर हम त्रिभुज को क्यों पढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने बोला है कि 3 कोणों का मापन, मतलब जो आपका त्रिकोणमिति है वो 3 कोणों का मापन करता है। यहाँ पे 3 भुजाओं का मापन नहीं कर रहा है ना भैया, यहाँ पे 3 कोणों का मापन कर रहा है। तो 3 कोणों का मापन करने के लिए इसी तीनों में से किसी एक त्रिभुज को लेकर हमें कंटिन्यू करना होता है, ठीक है। इसी तीनों त्रिभुज में से किसी एक त्रिभुज को लेकर क्या करना होता है, काउंटिंग करना होता है, मतलब आगे हमें लेके चलना होता है, ठीक है। हम इस त्रिभुज के बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि इन त्रिभुज के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो इन त्रिभुजों में अब कंडीशन ये होती है, कौन से त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, क्या वह समकोण त्रिभुज है, क्या वह अधिक कोण त्रिभुज है, क्या वह न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इन त्रिभुज को निर्धारित करने के लिए एक कह सकते हैं गणितज्ञ है, जिनका आपने नाम सुना होगा, पीछे से नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो जान लीजिए। उनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था, पाइथागोरस, ठीक है। उनका क्या नाम था, पाइथागोरस, जिसको हम PGT के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, PGT के नाम से, पाइथागोरस
अब ये टी क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे, जिसको हम पीजी के नाम से जानते हैं। टी अभी मतलब करिए, ठीक है, क्योंकि टी अभी मैं समझाऊंगा आगे क्या है, ठीक। पीजी के नाम से जानते हैं। पी का मतलब होता है पाइथा, जी का मतलब होता है गोरस, तो यहाँ से नाम आ जाता है पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस ने इन त्रिभुजों में से एक त्रिभुज के लिया। अब वो कौन सी त्रिभुज है, तो वह आपका कौन सी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज को उन्होंने नहीं लिया, ठीक है। अब ये समकोण त्रिभुज लेके हमें त्रिकोणमिति में आगे चलना होता है। तो अब आइए हम शुरू करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक। तो शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज के बारे में हमें आगे लेके क्या करना होता है, कंटिन्यू करना होता है। तो आइए हम समकोण त्रिभुज के बारे में समझते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं समकोण त्रिभुज होता क्या है। हमको पता है कि इसमें 3 भुजा 3 कोण होंगे, सबसे पहले हमने पीछे पढ़ दिया है, ठीक। अभी हमने पीछे जस्ट ही पढ़ा है कि इसमें 3 कोण और 3 भुजा रहेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अब इस त्रिभुज के अंदर हमने जब हम अंदर गए तो हमको 2 प्रकार के त्रिभुज मिले, एक तो भुजा के आधार पर, एक तो कोण के आधार पे। तो भुजा के आधार पे हमको लेना ही नहीं है, हमको कोण के आधार पे लेना है। तो कोण के अंदर जब आप जाएंगे तो आप उसमें अब 3 प्रकार के फिर त्रिभुज हैं कोण के आधार पे। तो उस त्रिभुज के बारे में हमें किसने बताया था, जीपी ने बताया था। किसने बताया था, जीपी ने बताया था, जिसको हम बोलते हैं पीजी, यहाँ पे पीजी रहेगा, पीजी ने बताया था, ठीक। पीजी जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस भाई साहब, ठीक। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस, ये गणितज्ञ थे, ठीक है, ठीक है। समकोण त्रिभुज के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक। अब हम समकोण त्रिभुज की विशेषताओं को समझते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। आइए शुरू करते हैं, ठीक। तो देखिए समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो इसमें हम किस तरीके से इसको समझते हैं, तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपका मतलब पीजी ने, जिसको हम पाइथागोरस कहते हैं, पाइथागोरस भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा यदि आपका एक लाइन और एक दूसरी लाइन एक दूसरे पे इस प्रकार हो कि उनके बीच जो बना कोण 90 डिग्री का हो। फिर से आइए समझते हैं उन्होंने क्या बोला कि यदि आपका एक कोण इस प्रकार हो, एक भुजा आपका इस प्रकार हो और दूसरी भुजा भी आपका इस प्रकार हो कि इनके बीच जो बना कोण हो वह 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। और जो इसकी जो इसमें 2 भुजा होगी, तीसरी भुजा बचा, तो इसकी जो तीसरी भुजा है उसको आप ऊर्ध्वाधर भुजा और क्षैतिज भुजा के, ऊर्ध्वाधर भुजा के हेड और क्षैतिज भुजा के हेड से अगर जो आप किसी तीसरी भुजा को इस प्रकार मिला दो तो ये जो प्राप्त आकृति है ये आपकी क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये जो प्राप्त आकृति है ये आपकी क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। फिर से एक बार, ये जो हमारा भुजा है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं या आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं, क्षैतिज, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। ये हमारा क्षैतिज रेखा होती है और ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। और ये क्या होती है, तिर्यक रेखा होती है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, तिर्यक रेखा होती है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल लाइन और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। वर्टिकल लाइन इसको बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा वर्टिकल लाइन है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा और ये हमारा होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक। और ये हमारा होता है तिर्यक रेखा। तो इसमें समकोण त्रिभुज में ये आपकी समकोण त्रिभुज का क्या है, आकृति है, ठीक। तो इसमें मैंने हॉरिजॉन्टल और आपको वर्टिकल लाइन के बारे में बताया, ठीक। अब आइए आगे शुरू करते हैं। तो देखिए अब इसमें हमें एक चीज और समझना होता है। अगर जो आप इसको थोड़ा सा इसका नामकरण कर दें, ठीक है, जैसे जब छोटा लड़का जब पैदा होता है तो उसका नामकरण किया जाता है, बबलू डबलू, ठीक है, पिंटू सिंटू करके कुछ नाम दे दिया जाता है। तो इसमें भी हमने ABC करके नाम दे दिया, ठीक। अब देखो इसमें जो ऊर्ध्वाधर रेखा और जो क्षैतिज रेखा है किसी एक पॉइंट पे काट रही है तो इनके बीच जो बना कोण है 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, तो मतलब जो कोण B है
वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और ये हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। क्या रहता है बाबू, फिक्स रहता है। ठीक, ये कोण हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन ये वाला कोण आपका फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, अब ये वाला कोण हमें पता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इनका जो योग हमेशा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, जो कि हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब अगर जो ये 90 डिग्री है, तो अगर जो हम इन दोनों को ऐसा कोई कोण आपको चुनना पड़ेगा जिनका योग 90 हो और 90 है, तो 90 90 आपका 180 हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर जो ये 60 डिग्री है, कितने डिग्री है 60 डिग्री है, तो 100% ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों का योग कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अगर जो ये 60 ना होकर बल्कि अगर जो ये 30 हो गया, क्या हो गया, 30 हो गया, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर जो 30 है तो ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक, अगर जो ऐसा मान के हम चलते हैं कि अगर जो 45 डिग्री का है, तो ये भी आपका क्या होगा, 45 ही डिग्री का होगा। ठीक है, अगर जो आपका 45 डिग्री का है, तो ये भी 45 डिग्री का ही होगा, क्योंकि 45 45 90 और 90 90 180, तो जो कि हमारा समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो जाता है। ठीक, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं हम, ये वाला बात आपको समझ में आ रहा है। ठीक, तो आगे देखते हैं हम। तो यहां से ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी फिक्स रहता है 90 डिग्री के। ठीक है, अब इसमें जो भी कोण होगा, अगर जो ये 30 है तो ये 60 होगा, अगर जो ये 60 है तो ये 30 होगा। ठीक है, अगर जो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि जब तीनों कोणों का योग किया जाएगा, तो अभी मैंने यहाँ पे बताया है पीछे कि 180 होना चाहिए। ठीक, लेकिन इसमें ऐसा ही होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब इन भुजाओं का नामकरण हम करते हैं बहुत ध्यान से। समकोण त्रिभुज के अंदर हम भुजाओं का नामकरण करते हैं, तो हम किस तरीके से भुजाओं का नामकरण करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर जो हम इसको बहुत ध्यान से देखें, तो इसमें आपको 3 भुजाएं दिख रही होंगी। एक भुजा आपका है AC, दूसरा भुजा है AB और तीसरी भुजा आपका BC। ठीक है, तो ये जो AC भुजा है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है, समकोण त्रिभुज के अंदर। इसी को लेके अभी आगे आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इस पे भरमार पूरा क्वेश्चन आपका पूरा होगा। ठीक, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे उठाता है। ठीक, AC जो है ये आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है। AB और BC, इसमें आप कोई भी निर्धारित नहीं कर सकते कि ये वाली सबसे बड़ी भुजा है इससे, कि ये वाली सबसे बड़ी भुजा है इससे, लेकिन ये वाली हमेशा फिक्स रहती है। ये भुजा हमेशा इन दोनों से बड़ी रहती है, इसलिए इसका नाम दिया गया कर्ण। क्या नाम दिया गया, कर्ण नाम दिया गया। ठीक है, के फॉर होता है कर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो कभी कभी इसको हम यस से भी दिखाते हैं। ठीक, अब यहाँ से दोस्तों मैंने क्या बोला कि ये वाला जो मतलब ये वाली जो भुजा होती है हमेशा फिक्स होती है, लेकिन ये भुजा और ये भुजा कोई भी पता नहीं होता फिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक, ये भुजा हमेशा फिक्स रहती है। ये भुजा इसकी तुलना में या ये भुजा इसकी तुलना में, अब पता नहीं कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो इसका निर्धारित करने के लिए हमें कोण को निर्धारित करना होता है। ठीक है, आपको इतनी बातें नहीं समझ में आई होगी तो मैं फिर से बताता हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो भुजा है भैया बहुत क्या है, बड़ा है, इन दोनों से सबसे बड़ी भुजा है। ठीक, लेकिन इस भुजा और इस भुजा का निर्धारण आप स्वयं अपने तरीके से नहीं कर सकते, तो उसको समझाने के लिए हमें एक कोण की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, कोण। मतलब इसको और इसको बड़ा बनाने के लिए हमें कोण की जरूरत होती है। अब वो कोण किस तरीके से इनको निर्धारित करेगा, इनके नामकरण करने के लिए। ठीक, अगर जो थोड़ी देर हम मान कीजिए चलें कि सबसे बड़ी भुजा ये है, तो मान लीजिए इसका ये अगर जो सबसे बड़ी भुजा है इसको आपने x माना, तो ये आपका y हो जाएगा। ठीक, अगर जो आपने इसको सबसे बड़ी भुजा माना तो ये आपका x हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक, लेकिन अभी इसमें निर्धारित ही नहीं है ना भैया कौन सा सबसे बड़ी भुजा है। तो अगर जो आपने इसको सबसे बड़ी भुजा माना तो ये इसको छोड़ दीजिए, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये तो आपकी सबसे बड़ी भुजा, इन दोनों की भी बात कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो सबसे अगर जो इन दोनों के अंतर में अगर हम माने सबसे बड़ी भुजा ये है तो सबसे छोटी ये हो जाएगी। अगर हम इसको माने सबसे बड़ी भुजा ये है तो सबसे छोटी ये हो जाएगी। तो इसमें तो निर्धारित नहीं है कौन सा बड़ी है कौन छोटी है।
तो इसको निर्धारित करने के लिए हमें एक कोण की जरूरत होती है, जो कि मैंने अभी बार बार उसका नाम ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसको निर्धारित करने के लिए हमें कोण की जरूरत होती है, और वह कोण क्या लेते हैं हम, थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं भैया, थीटा लेते हैं, ठीक है, जो कि ग्रीक वर्णमाला के 8वें नंबर पे थीटा आपका आता है, ठीक है। ये ग्रीक वर्णमाला के 8वें नंबर पे थीटा का नाम आता है, ठीक है। तो इस थीटा का हम इसमें प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं, ठीक। तो थीटा को हम क्या करते हैं, किसी एक, क्योंकि ये फिक्स है, किसी एक कोण के बीच में लेते हैं, मतलब दो भुजाओं के बीच में हम लेते हैं। आप यदि इसको लो, इसमें लेंगे, ठीक है, थोड़ी देर हम मान के चलते हैं कि जो कोण यहाँ पे बन रहा है थीटा, अगर जो हम कोण यहाँ ले रहे हैं थीटा, तो इसके सामने की भुजा तुरंत आप उसको लंब बोल दीजिएगा, क्योंकि जो थीटा होती है वो लंब के साथ बहुत अच्छा रिलेशन अदा करती है, ठीक है। थीटा जो होती है वो लंब के साथ बहुत अच्छा रिलेशन अदा करती है। तो अगर जो थीटा आप इसको लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, ठीक है। अगर जो थीटा आप ये लेंगे, थीटा ये लेंगे तो लंब ये हो जाएगा। मान लीजिए कोनो लौंडा आया, बोला भैया थीटा आप इसको लिए लंब हम ये कर दे रहे हैं, वो बोलेगा नहीं ससुरा, हम थीटा इसको नहीं लेंगे, थीटा हम इसको लेंगे। तो अगर जो थीटा आपने ये लिया तो लंब तुरंत ये हो जाएगा, ठीक है, लंब ये हो जाएगा, ठीक है। अगर जो आपने थीटा ये लिया तो लंब ये हुआ, तो बचा खुचा जो भी होगा उसको हम बोलते हैं आधार, तो आधार आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोण ही है जो निर्धारित कर रही है कि लंब कौन है, आधार कौन है। और ये जो थीटा होता है हमेशा लंब के साथ क्या होता है, बलवान होता है, भैया हम तुम्हारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ से अगर जो थीटा हम इसको लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, तो आधार हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, आधार हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, आधार हमारा ये हो जाएगा। अगर जो थीटा आप इसको लिए हैं तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। लेकिन अगर जो थीटा आप इसको लिए हैं तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, ठीक है। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को बोलते हैं बेस, ठीक है, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो अब हम ऐसा कर रहे हैं कि आप एक ही साथ दोनों कोण को नहीं ले सकते। आप सोचो कि दोनों कोण ले लें तो नहीं ले सकते, आपको किसी एक ही कोण को लेना होगा। तो हम इस कोण को लेके चल रहे हैं, ठीक है, इस कोण को लेके चल रहे हैं। इस कोण को अभी हम हटा देते हैं, ठीक है। तो थीटा ये लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो यहाँ से हम लंब हटा देते हैं, आधार हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा आधार। आधार फॉर ए फॉर क्या होता है, आधार। इसको लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं लंब, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। एल फॉर क्या होता है, लंब, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसलिए इसे हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा आपकी कर्ण है, जिसको हम के फॉर कर्ण से लेते हैं, या आप उसको यज्ञ से भी ले सकते हैं। उसके बाद इन दोनों का कोई पता नहीं होता इसमें से कौन सी सबसे बड़ी भुजा है, लेकिन आप इनमें कोण के माध्यम से निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सी भुजा आपका होगा। लेकिन जो थीटा होता है वो लंब के साथ अच्छा रिलेशन रखता है, तो कहता है मैं जिसके साथ हूँ वो मेरे सामने होना चाहिए। भैया ये बोलता है कि मैं जिसके साथ हूँ वो मेरे साथ होना चाहिए। तो ये जो थीटा है ससुरा, ये बोलता है लंब के साथ हमारा बहुत अच्छे से बनता है, वो हमारे सामने होना चाहिए। तो भैया ऐसे टुकुर टुकुर ताकता है कि ये भैया लंब है, तो इसके सामने भुजा हमारी क्या हो जाती है, लंब। तो जो भी बचा कुचा होता है उसको किनारे फेंक देते हैं, जिसका नाम हो जाता है भैया आधार, ठीक है। उसको हम क्या रख देते हैं, नीचे भैया रख देते हैं आधार, ठीक है। जब हम घर बनवाते हैं तो जो दिखने वाली चीजें होती हैं उसको ऊपर रखते हैं, जैसे दीवार, और जो देखने वाली चीजें नहीं होती उसको हम नीचे जमीन में दफन करते हैं, तो उसको बोलते हैं आधार, नींव, ठीक है। तो इसमें यही वाला कंडीशन है, ठीक है। थीटा बोलता है लंब के साथ हमारा बहुत अच्छा से रिलेशन है, तो हमारे साथ रहना चाहिए। हम आधार के साथ कोई भी रिलेशन रखना नहीं चाहते, ससुरे को जमीन में गाड़ दो तो नीचे चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से समकोण त्रिभुज में हम भुजाओं का नामकरण करते हैं। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी कि हम किस तरीके से समकोण त्रिभुज में भुजाओं का नामकरण करते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है आपकी कर्ण होती है, उसके बाद आप इनमें से दोनों में से किसी का नाम ले सकते हैं। मैं आप ऐसे लेके चल रहा हूँ कि सबसे बड़ी भुजा आपकी कर्ण है, उसके बाद आपकी लंब है, उसके बाद आपके आधार है। लेकिन आप सही तरीके से अगर मानो तो थीटा के माध्यम से ही आप निर्धारित कर सकते हो कि आपका लंब कौन है, आधार कौन है। और लंब जो होता है वो थीटा के सामने की भुजाएं होती है, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक। अब आगे हम शुरू करते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जहां से हमारा क्वेश्चन भरमार बनता है, ठीक। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब आगे देखते हैं।
अभी हमने पढ़ा है समकोण त्रिभुज के बारे में और उसका, अभी हमने पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है और उसका नामकरण, उसके जो भुजाएं हैं उसका हमने नामकरण सीखा कि हम किस तरीके से नामकरण करते हैं। ठीक, अब हम ये समझते हैं कि समकोण त्रिभुज में कभी कभी क्या होता है, आपको दो भुजा का मान दिया रहेगा, आपका तीसरी भुजा पूछ लेगा। ठीक है, सबसे क्या करता है, दो भुजा का मान दे देगा, तीसरा का पूछ लेगा, या आपका कोई अलग दो भुजा का मान देगा, पहले का भुजा पूछ लेगा, तीसरा और पहला दे देगा, तीसरा और पहला दे देगा, दूसरा पूछ लेगा। तो इस त्रिभुज में हम अज्ञात भुजा का मान किस तरीके से निकालते हैं, आइए हम देखते हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। तो उससे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज ड्रा करना पड़ेगा। ठीक, तो यहां से ए बी सी, ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये वाली भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। अगर जो आप थीटा इसको ले रहे हैं तो लंब ये हमारी हो जाएगा और आधार ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, आधार ये हमारा हो जाएगा। अगर जो आप थीटा इसको ले रहे हैं तो लंब ये हो जाएगा और आधार हमारे हो जाएगा, क्योंकि कर्ण हमेशा क्या रहता है भैया, फिक्स रहता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसमें क्या होता है कभी कभी कि कभी कभी कर्ण दे देगा, लंब दे देगा, आपका आधार पूछ लेता है, और कभी कभी आधार और लंब दे देगा, कर्ण पूछ लेगा, या कभी कभी आधार और कर्ण दे देगा, लंब पूछ लेगा। मतलब इन तीनों भुजाओं में एक भुजा आपका ज्ञात कर देगा जो कि आपकी उसकी वैल्यू पता नहीं है, तो उसकी वैल्यू किस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए एक फिर गणितज्ञ आते हैं जो कि मैंने अभी पीछे नाम लिया है, जिनका नाम है पीजी। क्या नाम है, जीपी, सॉरी जीपी उनका नाम है, पीजी नाम है, सॉरी पीजी, पाइथागोरस। क्या नाम है, पाइथागोरस, जीपी, जिनका नाम है पाइथागोरस। ठीक है, उनका क्या नाम है, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस, इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीपी। ठीक है, अरे पीजी, सॉरी पीजी बोलते हैं, पीजी। ठीक, पाइथागोरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस भाई साहब ने इस समकोण त्रिभुज के किसी अज्ञात भुजा को निकालने के लिए अपना एक प्रमेय दिया, जिसको हम बोलते हैं थ्योरम, अपना एक प्रमेय दिया, इसलिए इसका नाम पड़ा पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम पड़ा, पाइथागोरस प्रमेय। और यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय मतलब यहाँ पे प्रमेय को इंग्लिश वर्ड में बोलते हैं थ्योरम। टी फॉर क्या होता है, थ्योरम, तो यहाँ से नाम पड़ा टी। ठीक है, पीजीटी, क्या बोलते हैं, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस भाई साहब ने इस समकोण त्रिभुज में किसी एक अज्ञात भुजा को निकालने के लिए अपना एक प्रमेय दिया। अब वह कौन सा प्रमेय है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो प्रमेय है आपका यूपी बोर्ड की 10th क्लास में आपका किसी एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आपका उठा लेता है। ठीक है, एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन में उठा लेगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। ठीक है, तो अभी हम उस पर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, पाइथागोरस ने बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, तो मैं बार बार कर्ण नहीं लिखूंगा। ठीक है, इसको मैं के लिख दे रहा हूँ, के फॉर कर्ण, और ये हो जाएगा एल फॉर लंब और ए फॉर आधार। ठीक है, यहाँ पे नाम दे रहा हूँ। ठीक है, के फॉर कर्ण हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ने पाइथागोरस भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, ध्यान से समझना कि जो सबसे बड़ी भुजा है आपकी कर्ण, ठीक, इन दोनों बाकी भुजाओं के, फिर से, जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, इसका जो वर्ग है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब लंब का योग और आधार का योग, लंब का योग और प्लस आधार, ठीक है, इन दोनों का वर्ग का योग, कर्ण इक्वल टू लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के हमेशा ये बराबर होता है। यही आपका पाइथागोरस क्या है, प्रमेय है। यही आपका भाई साहब क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस भाई साहब ने ये बोला कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, के फॉर क्या होता है कर्ण, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, एल फॉर क्या होता है लंब, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस
ए फॉर क्या होता है आधार, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका निकल के आता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या निकल के आ जाता है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसी के माध्यम से हम किसी एक अज्ञात भुजा का मान निकालेंगे, और हम इस भुजा को किस तरीके से निकालेंगे इसको हम आगे अभी समझेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं कि हम किस तरीके से अज्ञात भुजा का मान इस पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम निकालेंगे। इन्होंने अपनी बहुत अच्छी अच्छी बात इसमें बोला। ठीक, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक, तो आइए हम शुरू करते हैं। पाइथागोरस ने अपना एक थ्योरम दिया, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर जो हम सही क्रम से इसका कोष्टक तोड़ें तो हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मान लो आपका ये दो भुजा दिया हो और ये भुजा आपका पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो के इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कर्ण इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि कभी भी अगर जो आप स्क्वायर मतलब बराबर के इक्वल टू में बराबर के इधर अगर जो स्क्वायर है और अगर जो आप बराबर के उधर उसको पक्षांतर करेंगे तो ये जो स्क्वायर हमेशा करड़ी का रूप ले लेता है। ठीक है, किसका रूप ले लेता है? करड़ी का रूप ले लेता है। ठीक है, अगर जो आप करड़ी को बराबर किधर भेजेंगे, कोई भी इधर अगर जो चर या अचर पद है उस पे जो भी ये करड़ी आएगा हावी होगा इस पे, वो स्क्वायर का रूप ले लेगा। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत क्रम में कार्य करते हैं। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। मान लीजिए आपका कर्ण और आधार दिया है, भैया लंब नहीं दिया, कर्ण और आधार दिया है, तो अगर जो हम आधार को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सही क्रम में लिख सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, हमें क्या चाहिए? एल चाहिए ना, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो करड़ी का रूप ले लेगा, तो एल इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से आपका करड़ी में के स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, अब हम इसे करके चलते हैं कि आपका लंब स्क्वायर हमने निकाला, के स्क्वायर निकाला, पता अब हमको ऐसा है कि कर्ण का मान और लंब का मान दे दिया, आधार का मान नहीं दिया, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से करेंगे। तो भैया एल को इधर भेज दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा के स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ प्लस आ गए तो इधर आएगा हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको सही क्रम में लिखेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? ए चाहिए ना, ए इक्वल टू हो जाएगा करड़ी में के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके मतलब एक ही पाइथागोरस प्रमेय था जिससे हमने तीन फॉर्मूला निकाला। ठीक है, एक फार्मूला आपका ये है, दूसरा फार्मूला आपका ये है और तीसरा फार्मूला आपका ये है। ठीक है, इसी के बेस पे हम क्वेश्चन को क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब हम चलो दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ के सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पे कर सकें। ठीक, तो मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज है। क्या है? आपके पास एक त्रिभुज है। इस प्रकार से आपके पास क्या है? एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में मैं नाम दे रहा हूँ ए बी सी, जिसमें ये वाली भुजा आपका 5 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा आपका 4 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा आपका पूछा है कितने सेंटीमीटर का होगा। फिर से यहाँ पे एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें मैंने नामकरण किया ए बी सी, जिसमें आपका सबसे बड़ी भुजा कर्ण का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, उसमें लंब का मान दिया है 4 सेंटीमीटर और आपका आधार का मान पूछ रहा है। आप हमसे एक चीज़ बोलेंगे कि भैया हमको ये बताइए आपको कैसे पता ये लंब है, आपको कैसे पता? तो हम कहेंगे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, यहाँ पे आप थीटा लगा लीजिएगा। क्या लगा लीजिएगा भैया? थीटा लगा लीजिएगा, ताकि निर्धारित हो जाए कि ससुरा वह लंब है। ठीक है, आप निर्धारित यहाँ कर लीजिएगा कि ससुरा पता चल जाए कि लंब वही आपका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आधार का मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। ठीक, तो ये हमको पता है कि सबसे बड़ी भुजा आपका ये कर्ण है और ये आपका हो जाएगा लंब, क्योंकि हमने थीटा लिया, उसके सामने भुजा सबसे बड़ी भुजा इसके सामने भुजा होती है लंब, और ये हमें पता नहीं है तो इसको हम मान लेते हैं आधार।
ठीक, इसको बहा देते हैं। तो आधार का मान कैसे निकालेंगे, तो इसी फॉर्मूले पर रखिए, देखिए यहाँ पे रखे हैं। तो आधार का मान कैसे निकालेंगे, हमें पता है A इक्वल टू होता है करड़ी में k स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होता है। तो A इक्वल टू करड़ी में k का मान कितना भैया, k का मान 5 है, तो 5 का वर्ग माइनस l का मान कितना है 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4 का वर्ग। ठीक है, तो A इक्वल टू हो जाएगा करड़ी में 5 पंजे 25 हो जाएगा और माइनस 4 चौके हो जाएगा 16। ठीक है, तो A इक्वल टू हो जाएगा करड़ी में 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 आ जाएगा। तो A इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, करड़ी में अंडर रूट में अगर जो हम 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये सेंटीमीटर में, जो कि आपका पूरा यूनिट है, तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो आधार का मान होगा कितना आ जाएगा, A इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी एक अज्ञात भुजा का मान समकोण त्रिभुज के अतिरिक्त हम निकाल सकते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब इसके अंदर हमें एक चीज और पढ़ना होता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, आइए हम उसको भी लगे हाथ समझ लेते हैं। ठीक, पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, तो आइए हम पहले उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। ठीक, तो पाइथागोरस त्रिक के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, क्या होता है, पाइथागोरस ने अपने अज्ञात भुजा को निकालने के लिए अपना जो सूत्र दिया, उन्होंने उसमें एक अच्छी बात बोल दी। उन्होंने कहा मैं आपको एक 3 जादुई नंबर दे रहा हूँ। कौन कौन सा, अभी हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम आपको एक 3 जादुई नंबर दे रहे हैं और उस जादुई नंबर के हिसाब से हमें उस त्रिभुज का मान निकाल के बताइए। मतलब उन्होंने कहा इस पूरे नंबर सिस्टम में, जो भी नंबर सिस्टम होता है, इस नंबर सिस्टम में कुछ ऐसे भी नंबर हैं जो LHS इक्वल टू RHS फॉलो करते हैं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को फॉलो करते हैं। ठीक, अभी आपको इतनी बात नहीं समझ में आई होगी, तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे नंबर सिस्टम में कुछ ऐसे भी नंबर हैं जो कि पाइथागोरस त्रिक को फॉलो करते हैं। तो सबने पूछा भैया आप हमें ये पहले बताइए कि पाइथागोरस त्रिक होता क्या है पूरा, तब हमको समझ में आया था ना कैसे फॉलो करता है। तो उन्होंने कहा पाइथागोरस त्रिक होता क्या है, तो पाइथागोरस त्रिक होता ये है कि आप ऐसा कोई नंबर चुनिए, कोई एक ऐसा नंबर चुनिए जो कि आप इस सूत्र पर रखने के बाद, इस सूत्र पे रखने के बाद आपका LHS और RHS हमेशा एक दूसरे के बराबर रहे। ऐसा कोई नंबर चुनिए। अगर जो है नंबर इस सूत्र पर रखने के बाद LHS और RHS को फॉलो करता है तो उस नंबर को हम एक अलग नाम देंगे, जादुई नंबर, जिसे हम पाइथागोरस त्रिक नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पाइथागोरस त्रिक नंबर बोलेंगे। तो शुरुआत में उन्होंने कुछ नंबर रखे, तो उनको पता चला कि जो 2, 3, 4 है, क्या कह सकते हैं 2, 3 नहीं सॉरी 3, 4, 5, कौन कौन से नंबर, 3, 4, 5, ये सबसे छोटी और सबसे पाइथागोरस त्रिक नियम को फॉलो करने वाले नंबर हैं। कैसे भैया, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है 5, तो इस पर रख के देखते हैं। अगर जो फॉलो करती है तो हम कह सकते हैं कि LHS और RHS बराबर अगर जो होंगे तो कह सकते हैं कि पाइथागोरस त्रिक नियम को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 पंजे हो जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा आपका क्या है 5, उससे छोटा 4, उससे छोटा 3, लेकिन इन दोनों में निर्धारित नहीं कर सकते आप, तो इसमें से किसी चीज को मान सकते हो, क्योंकि कोण यहाँ पे कोई भी चीज निर्धारित नहीं है। कोण वहां निर्धारित होने के बाद ही लंबा आधार निर्धारित होता था ना भैया, यहाँ पे कोण और कुछ है ही नहीं, तो आप इन दोनों में से किसी को मान सकते हैं, लेकिन आप ये फिक्स रहेगा कण। तो यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 5 पंजे 25, और यहाँ पे मान लो 4 अगर जो लंब को लेके चल रहे हो तो 4 चौंगे हो जाएगा 16 और प्लस आधार का हो जाएगा 3। ठीक है, तो 5 पंजे हो जाएगा आपका 25, 4 चौके हो जाएगा 16 और 3 त्रिक का आपका हो जाएगा 9, तो 25 इक्वल टू 16, 9 आपका हो जाएगा 25। तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू क्या है आपका RHS है। LHS इक्वल टू क्या है RHS है। ठीक, तो मतलब
ये जो नंबर है ये पाइथागोरस के त्रिक नियम को क्या कर रहा है, बेसब्री से फॉलो कर रहा है, एकदम अच्छे से फॉलो कर रहा है। ठीक, एकदम अच्छे से क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आप हमें कुछ ऐसे ही नंबर, जादुई नंबर कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से वो नंबर है। हालांकि ऐसे तो बहुत सारे नंबर है, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन कौन से नंबर हैं। ठीक, तो आपको आज मैंने बताया कि त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है, त्रिकोणमिति की उत्पत्ति किसने की और त्रिकोणमिति के बारे में सबसे पहले किसने बताया। ठीक है, हिप्पार्क्रस ने बताया 190 से 120 ईसा पूर्व में उन्होंने इसके बारे में बताया। ठीक, इसके अंदर हमें किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, और हम त्रिभुज में भुजा के आधार पर त्रिभुज को क्यों नहीं लेते हैं, कोण के आधार पर क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें कोण वाला वर्ड आया है तो इसलिए हम कोण के आधार पर लेते हैं। ठीक है, फिर हमने समझा कि समकोण त्रिभुज के बारे में हमने अच्छे से जानकारी ली कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री, ऐसी आकृति जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इसके अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा, जैसे पाइथागोरस के थ्योरम को समझा, किसी एक अज्ञात भुजा का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब हम मिलते हैं कल अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम ये समझेंगे कि इस त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात होते हैं, उन अनुपातों को निकालने के लिए हम कल अगली वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और अगला जो वीडियो होगा उसमें हम ये भी समझेंगे कि वह जो अनुपात है कैसे कैसे फॉलो करता है किसी भी एक मीनार से दूसरे मीनार की दूरी निकालने के लिए। ठीक है, और उसके मान निकालने के लिए अगली वीडियो जो होगी उसमें हम मीनार की दूरी भी कैसे निर्धारित करता है वो अनुपात। और दूसरी बात हम ये समझेंगे उसका मान निकालना, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमसे पूछ लेता है उस डिग्री का मान, जैसे 60 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान, 180 डिग्री का मान, इस तरीके से पूछ लेता है उस अनुपात में। अब कौन सा अनुपात होगा उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उस अनुपात को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया इसके बारे में भी हम अच्छे से जानकारी लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।